आज की तारीख में वंदना गुप्ता इतनी शक्तिशाली महिला हो गई है कि वो चाहे तो बिहार सरकार को गिरा सकती है। सिर्फ उसे अदालत में बता देना है कि किन किन मंत्रियों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। अभी जो बजट सत्र चल रहा है तो उसमें मैं समझता हूँ ये तो बिहार का भी सबसे ज्वलंत मुद्दा है। तो सदन में तो प्रतिनिधियों को ये बात उठानी ही चाहिए, माननीय विधायकों को उठानी ही चाहिए कि क्या मजाक है। हिंदी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग है, हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। आजकल बिहार की राजनीति में एक मामला काफ़ी सुर्खियों में, और ये जो डायलॉग है वो वंदना गुप्ता पर भी सटीक बैठता है। जिस प्रकार से पटना का गाय घाट शेल्टर होम है, लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वंदना गुप्ता का रुतबा इतना अधिक है, इसी कारण वंदना गुप्ता पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अगर वंदना गुप्ता मुंह खोलेगी तो कई लोगों को वंदना गुप्ता ले डूबेगी। शायद बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोगों का हाथ है, इसी कारण वंदना गुप्ता पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। और जिस प्रकार से एक पीड़िता, दो पीड़िता, अब तीसरी पीड़िता ने भी कुछ दिन पहले मीडिया के सामने आई थी और सीधे तौर पे कहा था कि जिस प्रकार से उसके साथ मारपीट की जाती थी और जिस प्रकार से वंदना गुप्ता ने उसके साथ जो काम किया, सिग्नेचर करवाया, ये तमाम चीज़ें साफ तौर पे चीख चीख कर कह रही है कि वंदना गुप्ता का ओहदा कहीं ना कहीं ऊपर है। और जिस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम में पटना गाय घाट का शेल्टर होम लगातार 2 सप्ताह से भी अधिक बीत जाने के बाद भी 2 एफआईआर पटना के महिला थाने में दर्ज है। और जो भी पूरा वाकया हुआ है, जिस प्रकार से इस पूरे वाक्यों को लेके शेल्टर होम को क्लीन चिट देने का, पटना शेल्टर होम को समाज कल्याण विभाग ने क्लीन चिट देने का काम किया गया था। लगातार पीड़िता चीख चीख के कह रही थी कि उसके साथ जो घटना हुई है, जिस प्रकार से वंदना गुप्ता जो कुकर्म है, तमाम चीज़ों को बताने का काम किया था। लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद एफआईआर दर्ज हुआ। लगातार इस पूरे मामले को लेके कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। अगली सुनवाई 28 मार्च को है। लेकिन आखिर कारण क्या है, आखिर किसके इशारे पे वंदना गुप्ता को बचाया जा रहा है, ये तमाम सवाल उठना भी लाजमी है। आखिर वंदना गुप्ता पर कब तक कार्रवाई होगी, ये तमाम चीज़ों को समझने के लिए जो हमारे साथ जो पूर्व आईपीएस है अमिताभ दास जी, लगातार इस पूरे मामले को लेके ये भी बता रहे हैं कि इनके पास भी साक्ष्य है। लगातार शेल्टर होम की लड़कियों को मंत्री तक भेजा जाता था। तमाम ये इनके तर्क और दावा कह रहे हैं कि इसको लेके इन्होंने सबूत भी जुटाने का काम किया है। लेकिन हम आज अमिताभ दास जी के पास इसी कारण आए क्योंकि 2 जो एफआईआर दर्ज हुआ है और 2 एफआईआर के तहत जो धाराएं लगाई गई है, जो एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, जब इस तरह का संगीन आरोप किसी पे लगाया जाता है और जब एफआईआर दर्ज किया जाता है तो कितने देर में पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिसिंग कई जिलों के एसपी भी रहे अमिताभ दास जी, हर एक चीज़ों को समझेंगे। सर, आज इस केस पे बात करेंगे कि पीड़िता नंबर 1, पीड़िता नंबर 2 और कुछ दिन पहले, मात्र हमको लगता है कि 2 दिन के पहले तीसरी नंबर पीड़िता आती है और 24 फरवरी को शायद वो छूटती है पटना शेल्टर होम से। 3 साल शेल्टर होम में रहती है, प्रेम प्रसंग, शादी विवाह किया था उसने। कहा कि वंदना गुप्ता ने मैं खाली पेपर पे मुझसे सिग्नेचर करवाया, जबरन सिग्नेचर करवाया, मारपीट करती थी, मेरा तबीयत खराब हुआ तो इलाज नहीं करती थी। ये तमाम जो आरोप हैं वो पीड़िता नंबर 3 के हैं। 2 पीड़िता को एफआईआर दर्ज हो गया, वो भी कोर्ट ने जब स्वतः संज्ञान लिया। जिस प्रकार से संगीन आरोप हैं, जो एफआईआर में जो बातें आई होगी, आपको क्या लगता है कि जब इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं तो पुलिस किस प्रकार से हरकत में आती है और जिन पे आरोप लगता है उन पे किस तरह की कार्रवाई होती है? क्योंकि मैंने तो देखा है कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो तुरंत वंदना गुप्ता को सस्पेंड कर देना चाहिए था या तबादला कर देना चाहिए था, क्योंकि पीड़िता के वकील ने भी लगातार आरोप लगाया कि वो साक्ष्य मिटा रही है। लेकिन अब तो तीसरी पीड़िता आई है और उसने भी बताया कि जबरन सिग्नेचर करवाया जा रहा था। इस तरह के मामले में क्या? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ गाय घाट शेल्टर होम कांड को लेकर कि ये बहुत बड़ा कांड है और शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार के मंत्रियों को सप्लाई किया जाता है। अब देखिए, पहले दिन से ही बिहार सरकार ने ऑपरेशन लीपापोती शुरू कर दी है। आज देखिए, एसआईटी का गठन हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुआ। मुख्यमंत्री ने एसआईटी को आदेश दे दिया है कि मेरा बयान यानी अमिताभ कुमार दास का बयान दर्ज नहीं करना है। ये आदेश मुख्यमंत्री ने एसआईटी को दे दिया है। इसलिए एसआईटी जो भी काम कर रही है वो खाना पूरी कर रही है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कि एसआईटी वाले आए, मेरा बयान दर्ज करें। बिल्कुल इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने एसआईटी को चिट्ठी भी लिखकर भेजी है कि मेरा बयान लिया जाए,
मैं बयान देना चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि मेरा बयान नहीं दर्ज करना है, इसलिए एसआईटी वाले मेरे सामने आ नहीं रहे। तो सबूत जुट गया होगा लगभग सर? काफ़ी सबूत जुटे हैं। अब मैं हर बात मीडिया पर को नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं एसआईटी को बताऊंगा। और देखिए, वंदना गुप्ता को गिरफ्तार करने 21 फरवरी को एसआईटी गई थी शेल्टर होम। वंदना गुप्ता ने धमकी दी कि मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं बिहार सरकार के उन सभी मंत्रियों के नाम बता दूंगी जिनके पास लड़कियों को सप्लाई किया जाता था। सबको डुबो देगी। हाँ, सबको डुबो दोगी। तो एसआईटी वाले उल्टे पैर भाग गए। आज की तारीख में वंदना गुप्ता इतनी शक्तिशाली महिला हो गई है कि वो चाहे तो बिहार सरकार को गिरा सकती है। सिर्फ उसे अदालत में बता देना है कि किन किन मंत्रियों को लड़कियां सप्लाई की जाती थी। तो अब तो एसआईटी की सिट्टी पिट्टी गुम है। एसआईटी कुछ करने की हालत में नहीं है। अभी आपने ही बताया दर्शकों को कि अब एक तीसरी पीड़िता आ गई है, थर्ड विक्टिम आ गई है। कायदे से तीसरी पीड़िता के बयान पर एक फ्रेश एफआईआर होना चाहिए। जैसे महिला थाना में 2 प्राथमिकियां दर्ज हो गई हैं, 13/2022 और 17/2022, तो कायदे से एक तीसरा एफआईआर तीसरी पीड़िता के बयान पर दर्ज होना चाहिए। वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी सरकार और पूरा सिस्टम इस बात पर तुल गया है कि मामले को दबा दिया जाए। अब अगली तारीख पटना हाईकोर्ट ने 28 मार्च को दी है, और पिछली तारीख में तो पटना हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी एसआईटी को। एसआईटी के कामकाज से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है, और मुझे लगता है कि अगली तारीख को भी यदि एसआईटी का यही ढर्रा रहा तो हाईकोर्ट की फटकार लगेगी। और मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूं कि हाईकोर्ट एसआईटी से ये केस को लेकर सीबीआई को जांच के आदेश दे दे। जिस तरह लगता है सीबीआई को दे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि स्टेट पुलिस, राज्य सरकार की पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यदि सच्चाई आएगी तो सीधे नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, है ना। ये इतना गंभीर मामला है, इसलिए मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी है मामले की लिपापोती कराने के लिए। स्टेट पुलिस जो है, बिहार पुलिस, ये निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। इसलिए अभी भी मैं उम्मीद करता हूं कि 28 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दे। जैसा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में हुआ था, सीबीआई ने जांच की थी, और बिहार की जो समाज कल्याण मंत्री थी मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था, जेल की हवा खानी पड़ी थी, उनके पति को भी जेल जाना पड़ा था। जो सूत्रधार था ब्रजेश ठाकुर, उसको उम्र कैद की सजा मिली। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि 28 को सीबीआई जांच के आदेश हो जाने चाहिए। एक चीज़ और है, जिस प्रकार से तमाम जो आरोप लगाए गए हैं, जो पीड़िता ने आरोप लगाए हैं, एफआईआर दर्ज हो गया, पहले काफ़ी दौड़ना पड़ा, कोई नहीं सुन रहा था। तो इस तरह के मामले में क्या होता है, मतलब गिरफ्तारी पहले होती है कि पहले जांच होती है? हाई प्रोफाइल जब मामला रहता है कि मतलब तबादला किया जाता है कि सस्पेंड किया जाता है, क्या मतलब? देखिए, कायदे से तो वंदना गुप्ता का तबादला हो जाना चाहिए था, इसलिए क्योंकि जब तक वो वहाँ अधीक्षिका के पद पर रहेगी, लगभग इस कांड को उजागर हुए भी 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो जब तक आप खुद अधीक्षिका के पद पर हैं और आप ही पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। तो कायदे से तो उसे इस पद से हटा देना चाहिए था। यदि आरोपों में जरा भी सच्चाई हो, प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया जिसको कहते हैं, सच्चाई हो, तो निलंबित किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो सरकार, मैंने कहा ना कि सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पहले कुछ दिन पहले तक 2 पीड़िता थी, ये तीसरी पीड़िता आके बोली है कि हम 24 फरवरी को छूटे हैं। उसके पहले जो है शायद 14 की 15 तारीख का डेट होगा, मुझे याद नहीं है, सादा कागज पर सिग्नेचर कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरी बात हुई है जो अधिवक्ता हैं इस केस को जो देख रही हैं, श्रीमती मीनू कुमारी, उनसे भी उनका भी बयान मैंने सुना था, चैनलों पर ही सुना था। उन्होंने बताया था कि जो राज्य सरकार का जो काउंटर एफिडेविट जो था, जो प्रतिशपथ पत्र जिसको कहते हैं, उसमें भी राज्य सरकार ने बिल्कुल लिपापोती इसी की थी और कुछ बांग्लादेशी लड़कियों के बारे में जिक्र किया था, और मूल मुद्दे पर बिल्कुल चुप्पी साध ली गई थी। आप कह रहे हैं कि तीसरी पीड़िता आई है, अब कुछ दिन बाद देखिएगा चौथी आएगी, 5वीं आएगी, 6ठी आएगी। जैसे जैसे हिम्मत जुटा रही लड़कियां, चूँकि लड़कियां जो है वो बिल्कुल खौफ में है, उनको अपनी जान का डर है, अपने परिवार की सुरक्षा का भय है। इसके पहले आप ही के चैनल ने एक मामला लाया था जाहिदा खातून का, संजीदा खातून का। संजीदा खातून के मामले में 11 बार कोर्ट से सम्मन गया, और इसके बावजूद उसको हाजिर नहीं किया गया, और 2 अक्टूबर को पिछले साल उसकी मौत हो गई शेल्टर होम में, उसका ठीक से इलाज तक नहीं हुआ। तो 11 बार यदि कोर्ट से सम्मन जा रहा है और आप उपस्थित नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने कानून का मखौल बना दिया। सर ये भी है कि मतलब आरोप लगाना, आरोप सिद्ध होना
वो तो कोर्ट की प्रक्रिया है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में वंदना गुप्ता को भी अपना पक्ष रखना चाहिए, सामने आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। और देखिए कोर्ट में यदि पुलिस भी जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो एक्यूज्ड होता है उसका भी बयान दर्ज किया जाता है, जिसको प्रतिरक्षा साक्ष्य कहते हैं, कि जो अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने बचाव में क्या कहा। और वो कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि इल्ज़ाम तो झूठे भी लग सकते हैं, तो जिस पर इल्ज़ाम लगे हों उसको भी अपना पक्ष देने का हक है, तो उसको होना चाहिए। लेकिन इस केस में मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं उसका कोई ठोस प्रतिरक्षा नहीं आ रही है, तो इसका तो साफ मतलब है कि मतलब बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। और आप देख रहे हैं समाज कल्याण विभाग ने सबसे पहले कितनी फुर्ती से एक जांच की थी और जांच में क्लीन चिट दे दिया था कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया रहता तो ये मामला तो उसी समय दफन हो गया रहता। ये तो आज जो भी मामला जिंदा है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया इसलिए, या आपके जैसे जो चैनल्स हैं उन लोगों ने खोजी पत्रकारिता करके मामले को जिंदा रखा है, नहीं तो ये मामला तो दफन हो गया रहता। सदन में भी मामला गूंजा। हाँ, गूंजना चाहिए, क्यों नहीं गूंजेगा। अभी जो बजट सत्र चल रहा है तो उसमें मैं समझता हूँ ये तो बिहार का भी सबसे ज्वलंत मुद्दा है, तो सदन में तो प्रतिनिधियों को ये बात उठानी ही चाहिए, माननीय विधायकों को उठानी ही चाहिए कि क्या मजाक है, सदन में आना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ जो हैं उनको और ज़्यादा जोर शोर से इस मामले को उठाना चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे अमिताभ दास जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से पूरा मामला है, तीसरी पीड़िता सामने आई थी, लेकिन जो भी वंदना गुप्ता पे आरोप लगाए जा रहे हैं और जिस प्रकार से तमाम घटनाक्रम की एसआईटी जांच कर रही है, लगातार कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एक पीड़िता, दो पीड़िता, अब तीसरी पीड़िता ने भी जिस प्रकार से वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे वंदना गुप्ता के जो कलंक कथा है उस पर, कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। अगली सुनवाई 28 मार्च को है और जिस प्रकार से लगातार पीड़िताओं जो पीड़िता हैं वो लगातार कहीं ना कहीं खुलासा कर रही है और अमिताभ दास जी लगातार इस इंतज़ार में कि एसआईटी आएगा, उनका बयान दर्ज किया जाएगा और इस केस से जुड़े हुए जो भी अहम सुराग हैं अभी भी अमिताभ दास जी रखे हुए हैं और वो एसआईटी के इंतज़ार में है कि एसआईटी आके उनका बयान ले। रोहित, NBC 24 पटना।